साथियों नमस्कार। पिछले 13 जनवरी को केंद्र सरकार के एक जीआर यूजीसी के अंदर समानता के लिए और उसमें भेदभाव न होने के लिए, उसे रोकने के लिए एक समिति बनाने का हर शैक्षणिक संस्थान को एक निर्देश दिया गया। साथियों, सोशल मीडिया पे नाना प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, जिसने मुझे इस पे मजबूर किया कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। साथियों, वीडियो बनाने की पहले मैंने सोचा कि क्यों न उस जीआर को लेके पहले उस जीआर की कॉपी लेकर उस जीआर का अभ्यास किया जाए। साथियों, इस जीआर के जो बुनियाद में है वो मुंबई की एक प्रसिद्ध वकील इंदिरा जयसिंह, सीनियर एडवोकेट। कहानी शुरू होती है, वाकया शुरू होता है एक मुंबई के वैद्यकीय रुग्णालय से, जहाँ पे एक भील समाज की से आई हुई एक विद्यार्थी तिड़वी, जिन्होंने आत्महत्या कर ली। और उस आत्महत्या का कारण था कि उनके साथ में पढ़ने वाले जो इतर वर्ग के सवर्ण वर्ग से आए हुए जितने भी विद्यार्थी या डॉक्टर थे जो उनके साथ में पढ़ रहे थे, वो उन्हें किसी न किसी प्रकार से चिढ़ा रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, जिसको वो सह नहीं पाई और उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। ये कोई समाधान तो था नहीं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को त्यागने तक का पीड़ा उनको हुआ और उन्होंने उसे उस अंजाम तक पहुंचा दिया। इस घटना ने सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह को एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए उत्तेजित किया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया केंद्र सरकार को कि वो ऐसी कोई व्यवस्था हर शैक्षणिक संस्थान में बनाए जिसके माध्यम से एससी, एसटी और ओबीसी के भी विद्यार्थियों को अगर किसी भी तरीके से कोई उनकी निंदा करता है, कोई उनका मजाक उड़ाता है, कोई उनको रिजर्वेशन के नाम पे मिले हुए मौके के लिए अगर कोई उनको एक तरीके से उनको अपमानित करता है, तो इसको निपटाने के लिए और इसके खिलाफ या इसका निवारण करने के लिए, इसके अंदर देखने के लिए और इस पूरे मसले को सेटल करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि ये सवर्णों के विरुद्ध लाया हुआ जीआर है और सवर्ण जो कि आज की मोदी सरकार की एक बुनियाद है, उनको मोदी सरकार अपनी बुनियाद को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं, ये पहले एक समझ के परे है। मैं ये मान सकता हूँ कि विरोधी, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में लोग ये मानते हैं कि ब्राह्मण, ख़ास तौर पे जिस पार्टी की तरफ उनका झुकाव होगा उसकी सरकार बनती है। और भारतीय जनता पार्टी को भी कहा जाता है कि ये ब्राह्मण बनिया लोगों की पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए सरकार के विरोध में जो बैठे हुए हैं, वो अगर ऐसी कोई चाल चलें जिससे ब्राह्मणों को एनडीए से दूर किया जाए तो समझ में आता है। लेकिन केंद्र सरकार ऐसा कोई कदम क्यों उठाएगी जो सवर्णों को, खासतौर पर ब्राह्मणों को तकलीफ दे या उनके भविष्य को अंधकार में ढकेले? क्योंकि इस जीआर से जो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है वो यही है कि सवर्णों के विद्यार्थियों को एक तरीके से विश्वविद्यालयों में पढ़ने से ही रोका जा रहा है, क्योंकि वो जाएंगे पढ़ने के लिए और झूठ में भी अगर किसी विद्यार्थी ने या किसी ने भी अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगा दिया तो एक तरीके से उनकी पूरा करियर उनका दांव पे लग जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। साथियों, इंदिरा जयसिंह जी ने जो एक पीआईएल डाला था उसके कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर कंप्लायंस विथ यूजीसी इक्वालिटी रेगुलेशन इन लेटर एंड इन द स्पिरिट।
ये उन्होंने जो अपना PIL डाला हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में, उसके एक छोटा सा अंश है। साथ ही साथ उन्होंने और एक मांग की है, कंप्लेंट मैकेनिज्म एंड टू इंक्लूड मेंबर्स फ्रॉम SC and ST कम्युनिटी एंड इंडिपेंडेंट representatives from NGO and social activists to ensure objective and impartiality in process and any such direction that the court may issue. In short, उन्होंने मांग की है कि UGC से जो लोग, जो संस्थाएं फ़ायदा ले रही हैं, उनके अंदर एक ऐसी कमिटी बनाई जाए जो समानता को नियंत्रित करे, रेगुलेट करे इन लेटर एंड स्पिरिट। दूसरी बात, ऐसी एक मैकेनिज़्म बनाई जाए जिसके अंदर SC के ST कम्युनिटी से और NGO के इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी हों, सोशल एक्टिविटीज़ हों, जागरूक कार्यकर्ता हों, जो समानता को पूरी तरीके से अमल में लाने के लिए काम करें, और कोर्ट को अगर कोई ऐसी चीज़ जो योग्य लगे, इसके लिए कोर्ट दिशा निर्देश दे। कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया और केंद्र सरकार ने ये GR के रूप में अपना काम किया। साथियों, इस GR को पढ़ने के बाद में जो देखने में आया कि ख़ास तौर पे परिभाषाएं, डेफिनेशंस में ये ख मैं आपको इसकी कॉपी भी भेजूंगा, सॉफ्ट कॉपी, उसको आप देख सकते हैं। उसमें लिखा गया है, पीड़ित व्यक्ति का अर्थ ऐसा व्यक्ति से है जिसके पास इन विनियमों के अंतर्गत शिकायतों के संबंध से जुड़े मामलों में कोई शिकायत हो। यानी जो ये समिति बनाई जा रही है, जिसके अंदर समानता, लिंग समानता, जाति समानता, भाषा समानता, यहाँ तक कि जो विकलांग विद्यार्थी हैं उनके लिए, या किसी को बॉडी शेमिंग जिसे कहते हैं, किसी को किसी मोटापे के ऊपर से चिढ़ाया जाता है, किसी को किसी के रंग पे चिढ़ाया जाता है, किसी को किसी वर्ण के हिसाब से चिढ़ाया जाता है, तो ऐसी हर तरीके की जो भेदभाव है, जो असमानता है, उसको शैक्षणिक संस्थाओं में उसको समाप्त करने के लिए, उसको रोकने के लिए और सबको समान तरीके से देखने के लिए, और इसमें किस प्रकार कौन पीड़ित हो सकता है, जो भी कोई ऐसे भेदभाव का शिकार होता है, वो व्यक्ति इसमें पीड़ित समझा जा सकता है। दूसरी बात जो इसमें लिखी है, जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। यानी अगर उनको ख़ास तौर पे जो उपेक्षित वर्ग रहे हुए हैं, जिन्हें उतना अच्छा मौका नहीं मिला है, ऐसे जाति, ऐसे समाज से आए हुए जो विद्यार्थी हैं, उनको इसमें पीड़ित, अगर उनके प्रति कोई भेदभाव होता है तो वो उसमें पीड़ित समझे जा सकते हैं। साथ ही साथ उसमें परिच्छेद 3 में ड में कहा गया है, भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी भी एक के आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो। साथियों, इसमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करना है, और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना है जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हों। देखा जा रहा है कि इसमें केवल ऐसे लोगों के प्रति, लेकिन इसमें जो छूट रहे हैं वो खास करके ऐसे जो सवर्ण समाज से आते हैं
उनको उनके बारे में इसमें किसी भी तरीके का उल्लेख नहीं है, जो हमें इस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए बाध्य करता है कि ये सवर्णों को विरुद्ध है। शिकायत का अर्थ इसमें दिया गया है। शिकायत का अर्थ इन विनियमों के अंतर्गत भेदभाव के संबंध में एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत शामिल है। यानी पीड़ित व्यक्ति जब अपना शिकायत करेगा तो उसको शिकायत समझा जाएगा। हितधारक का अर्थ छात्र, संकाय सदस्य, कर्मचारी और प्रबंध समिति के सदस्य, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थान का प्रमुख भी शामिल है। यानी इसमें जिसे हितधारक समझा जा रहा है, इसमें केवल छात्र नहीं हैं, संकाय सदस्य, कर्मचारी और प्रबंध समिति के सदस्य एवं उच्च संस्थान का प्रमुख भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ छात्र का अर्थ भी उच्च शिक्षा संस्थान में किसी भी माध्यम से अर्थात औपचारिक, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन के माध्यम से नामांकित या नामांकन हेतु प्रवेश चाहने वाला व्यक्ति, इन सारे लोगों को छात्र की श्रेणी में छात्र समझा जा रहा है। इसमें साथियों, अभी तक के जीआर पढ़ने में यही समझ में आ रहा है कि इसमें केवल और केवल स्वर्ण जाति के लोगों को किसी भी तरीके से इसमें साथ में नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही अब आगे समता समिति का गठन इस प्रकार होगा, किस प्रकार समता समिति का गठन होगा, इसका भी इस जीआर में दिशा निर्देश दिया गया है। संस्थान के प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे, यानी जो संस्था का अध्यक्ष है वो प्रमुख होगा समानता समिति का। उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में, यानी शिक्षा संस्थान के 3 वरिष्ठ मोस्ट सीनियर जो प्रोफेसर होंगे उनको इसमें सदस्य के रूप में लिया जाएगा। यानी संख्या हो गई 4, एक अध्यक्ष प्रमुख स्थान पर और 3 प्रोफेसर। उच्च शिक्षा संस्थान के एक कर्मचारी शिक्षा के अतिरिक्त, यानी नॉन टीचिंग स्टाफ का भी एक शख्स को लिया जाएगा इसमें समता समिति में। यानी इनको मिला के हो जाते हैं 5 सदस्य। साथियों, व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में हैं। अब ये व्यावसायिक अनुभव रखने वाले जो नागरिक हैं, इनके लिए किसी भी जाति का भेद नहीं है। ये किसी भी वर्ण से, समाज से, जाति से आ सकते हैं। तो ये मानना कि इस समता समिति के अंदर केवल SC, ST, NT या OBC के ही लोगों को लिया जा रहा है, तो ऐसा कोई भी इसमें लिखा नहीं है। तो ये इसमें समझना कि केवल ये सवर्णों के विरुद्ध है, ये सरासर गलत है। इस माध्यम से सवर्ण भी इस कमेटी का, इस समिति का सदस्य बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे कहीं भी लिखा नहीं है कि सवर्ण को न समिति में लिया जाए। 2 छात्र प्रतिनिधि जिनके नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्ट, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, विशेष आमंत्रित के रूप में। तो इसमें यह भी कहा गया है 7 हो जाने के बाद में 8वां और 9वां 2 ऐसे छात्र जो केवल एकेडमिकली सुप्रीम हो, ऐसे नहीं हैं। खेलकूद में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कहीं भी तरीके से अगर वो उत्कृष्ट हैं तो वैसे 2 छात्रों को भी इसमें लिया जाएगा। फिर से यहाँ पे किसी भी जाति का उल्लेख नहीं है, वर्ण का उल्लेख नहीं है, समाज का उल्लेख नहीं है। यानी यहाँ पे भी सवर्ण समाज के जिनके खिलाफ ये बनाया गया ऐसा दुष्प्रचार हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। इस समता समिति में इस माध्यम से भी सवर्ण समाज के विद्यार्थियों को चुना जा सकता है। साथ ही साथ समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।
समान अवसर केंद्र के समन्वयक पदेन जो कोऑर्डिनेटर होगा वो सचिव के रूप में कार्य करेगा। कुल मिलाकर साथियों 10 सदस्य हो रहे हैं। कहीं भी उल्लेख नहीं दिख रहा है जिसके अंदर कोई एक विशिष्ट समाज का या विशिष्ट जाति का ही व्यक्ति इसमें होना चाहिए। इस समिति में हर प्रकार के समाज के लोगों को मिलाकर ये समिति बनाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ आपको एक कहानी से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि युद्ध में हर एक सैनिक का, सेनापति का उतना ही महत्व होता है जितना सेनापति का या उस राजा का। अगर हम किसी भी एक अंग को, सेना के एक अंग को भड़काकर, उन्हें भ्रमित कर अगर सेना से किसी भी तरीके से विमुख कर सकते हैं और उसको विद्रोह के लिए उत्तेजित कर सकते हैं तो विरोधियों को, हमारे दुश्मनों को जीतना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक यही तरीका आज हमारे एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी की जो विरोधी हैं, जो पूरे भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटने के लिए आमादा हैं, जाति में भेद करने के लिए आमादा हैं, भाषा के नाम पर भेदभाव करके टुकड़े टुकड़े करने के लिए आमादा हैं, ये उनका ही एक षड्यंत्र समझ में आ रहा है कि सवर्णों को किसी भी तरीके से एनडीए, भारतीय जनता पार्टी की इस मजबूत सरकार को, जो पूरे विश्व में भारत का कीर्ति स्थापित कर रही है, इससे कैसे तोड़ा जाए ताकि उनको अपना सत्ता तक का रास्ता बनाने में उनको कोई यश मिले। साथियों, सोशल मीडिया पे कई प्रकार के बातें चल रही हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि एक बार आप स्वतः जीआर पढ़ें और अगर कोई लीगल एक्सपर्ट के साथ पढ़ के समझ सकते हैं तो और भी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी आपके लिए, और आप ये समझ पाएंगे कि यूजीसी का जो जीआर केंद्र सरकार ने समता समिति के लिए बनाया गया है, ये किसी भी तरीके से सवर्णों के विरोध में नहीं है, विरुद्ध नहीं है। ये ज़रूर है कि जो उपेक्षित वर्ग के बच्चे रिजर्वेशन, आरक्षण का सहारा लेकर आते हैं, जो कि हमारे संविधान में दिया हुआ, संविधान का एक मुख्य उद्देश्य है कि जो उपेक्षित हैं उनको भी बराबरी का मौका मिले, इसीलिए उनको ये सहारे के रूप में एक आरक्षण का मदद दिया गया है। इस मदद से जो उपेक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं वो मुख्य धारा में लौटें और मुख्य धारा में मजबूती से अपना योगदान दें और इस भारत के विकास में, प्रगति में अपना योगदान दें और एक समसमान समाज बनाने में अपना मुख्य भूमिका निभाएं। साथियों, जीआर अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, हिंदी में भी उपलब्ध है। आप ज़रूर इसका एक बार अध्ययन, अभ्यास करके अपना मत बनाएं और एनडीए के और भाजपा के समर्थन में अगर आपके समझ में आए तो आप इसके लिए ज़रूर आवाज़ बुलंद करें। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी मर्जी से कोई ऐसा जीआर आनन फानन में लाया हुआ जीआर नहीं है। इसके पीछे, जैसे मैंने बताया, सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह जी का पीआईएल है, जिसको देखने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, निर्देश से केंद्र सरकार को ये जीआर लाना पड़ा और इस जीआर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का और ऐसे इंदिरा जयसिंह जैसे वकील और एनजीओस का समाधान करने का एक प्रयास, प्रयत्न
केंद्र सरकार ने किया है और इसका एक मिसकोट करके मिस इंटरप्रेट करके इसके अंदर से अनायास ही दुर्भावना निकाल करके जो हमारे विरोधी समाज में पैडलिंग कर रहे हैं, इसको प्रसारित कर रहे हैं, इसको हमें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और केंद्र सरकार के, भाजपा के, एनडीए सरकार के समर्थन में वैसे ही खड़ा रहना चाहिए जैसे पिछले 11 साल में सवर्ण पूरी तरीके से इस एनडीए सरकार के साथ खड़े हैं। साथियों, आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और संभव हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।